भाग हैं। अनुसूचियों की बात करें तो अनुसूची कितनी थी? मूल संविधान में 22 भाग थे और अनुसूची थी उस समय 8। और अनुच्छेदों की संख्या की बात करें तो वो थे आपके 365 अनुच्छेद। ठीक है, अब देखिए कि बात तो आज 365 है, 395 है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि भाग 22 थे, अनुसूची 8 थी और अनुच्छेद 395 थे। तो देखिए अगर वर्तमान में बात करें इनकी, तो देखिए वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं वो हैं 12 और अनुच्छेदों की अगर बात करें, अब मैं ये कहूं कि ये अनुच्छेद कितने हैं? 395 है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए मूल संविधान में क्या किया गया था, 395 अनुच्छेद बनाए गए थे, उनके भी क्या किए गए थे थोड़े थोड़े कोई अगर संविधान संशोधन होता रहा उनके में, तो वो संविधान संशोधन जो होता रहा कि वो जो 395 अनुच्छेद थे उनमें इसके उनके क्या बना दिए, सब क्लॉज बना दिए, यानी कि उनके भाग बना दिए कि अनुच्छेद कहूं, अगर मैं कहूं कि 51 अनुच्छेद 51 है, इसमें कै कर दिया, खे कर दिया, तो ऐसे करके नहीं इस अनुच्छेद इस संविधान में संशोधन होते रहे और संशोधन होते रहे। तो अब लगभग कई गाइडों में बता दिया जाता है कि 470 अनुच्छेद है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अनुच्छेद तो हमारे 395 ही हैं, लेकिन जो इनमें संशोधन किया गया है, इनमें जो कुछ ना कुछ जोड़ा गया है, कुछ ना कुछ कम किया गया है, तो वो उनको भी अगर लगा के देखें तो देखिए मेन बात अगर करें तो मेन में कितने हैं हमारे 395 हैं, कितने भी जोड़े गए घटाए गए उनसे इस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अनुसूचियां कितनी है थी? अनुसूचियां थी 8 और इनमें संशोधन करके क्या कर दिया गया था, 12 अनुसूचियां बना दी गई थी। अब अनुच्छेद 395। अब देखिए भागों की बात करें तो देखिए 22 भाग थे। लास्ट ही अभी कुछ समय पहले ही एसएससी का एग्जाम हुआ था जिसमें एक क्वेश्चन आया था कि हम भारतीय संविधान में कुल भागों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो देखिए तो उसमें 22 आंसर नहीं दे रखा था, तो और भी था उसमें, तो मैं बता दूं कि इसमें 22 तो भाग हैं ही, लेकिन इसमें क्या कर दिए 4 उपभाग और जोड़ दिए, तो टोटल संख्या कितनी हो गई आपकी 26। तो आंसर क्या था उसका 26। ठीक है, तो ये तो हुई हमारे अनुच्छेद, ये हमारे संविधान की सबसे बड़ी और सबसे पहली जो बात विशेषता है वो है कि हमारा भारतीय संविधान कितना है, कैसा है, सबसे बड़ा व लिखित संविधान है। अगर भाग की बात करें तो 22, अगर 22 आंसर नहीं हो तो क्या होगा 26 होगा। अनुसूचियां हमारी वर्तमान में 12 हैं और अनुच्छेद 395 ही हैं, उनमें अनुच्छेदों में संशोधन किया गया है, कुछ ना कुछ जोड़ा गया है, इनके क्या बना दिए गए, सब क्लॉज बना दिए गए, यानी कि इसके उपभाग कर दिए गए, यानी अनुच्छेद में भी अनुच्छेद भी जोड़ दिए गए। ठीक है, अब देखते हैं कि 8 अनुसूचियां थी और ये 8 अनुसूचियों में क्या था, अब ये 12 क्यों कर दी गई, कैसे कर दी गई। तो देखिए 8 अनुसूचियों की बात करें तो देखिए पहली जो अनुसूची थी, तो पहली अनुसूची में क्या था, भारत, यानी कि प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ व उसके राज्य क्षेत्र थे, राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है प्रथम अनुसूची में। दूसरी की बात करें, दूसरी में क्या है, वेतन भत्ते हैं, किसको कितना वेतन दिया जाएगा, किसको कितना, क्या उसकी योग्यता रहेगी। तो ये वेतन भत्तों में आता है कि वेतन भत्ते क्या थे कि किसको कितना वेतन दिया जाएगा। ठीक है, अब वेतन भत्तों में अगर बात करूं कि भारतीय संविधान में यानी मूल भारतीय संविधान में कि ये जो वेतन भत्ते हैं वो किसके लिए निर्धारित किए गए थे, तो देखिए सबसे पहले बात करूं, भारत का प्रथम जो सेनापति होता है, प्रथम जो नागरिक होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति का वेतन भत्ते का उल्लेख इसमें है। दूसरी बात करूं, अगर राज्यों पे आऊं तो राज्यपाल, अगर न्याय व्यवस्था की ओर चलें तो देखिए सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनका
और एक छोटी बात पर और आऊं तो देखिए, हम जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दो सदन हैं हमारे, जिससे और राष्ट्रपति, इनसे मिलकर क्या बनता है, हमारा संसद बनता है। तो देखिए, राष्ट्रपति का वेतन भत्ते हैं, इसमें राज्यपाल के हैं, सुप्रीम कोर्ट पे, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता है का उल्लेख है। और देखिए, जो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष के वेतन का भी इसमें उल्लेख है। विधानसभा नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष का क्या है इसमें, लोकसभा अध्यक्ष का क्या है इसमें वेतन भत्तों का वर्णन है। और इसके साथ साथ देखिए, हम राज्यसभा का जो सभापति होता है, राज्यसभा का जो सभापति होता है, उसका भी क्या है इसमें वेतन भत्ता है। इसके साथ साथ राज्यों का जो विधानमंडल है, राज्यों का राज्यों के विधानमंडल के जो अध्यक्ष व सभापति हैं, के अध्यक्ष या सभापति, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे पास एक समिति होती है जिसको हम कहते हैं CAG, कैग, और इसका फुल फॉर्म होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक समिति। तो CAG के अध्यक्ष का भी क्या है इसमें, कैग का भी क्या है, वेतन भत्तों का उल्लेख है, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में यानी मूल भारतीय संविधान में जो अनुसूची 2 के तहत वेतन भत्तों का उल्लेख है, इनमें राष्ट्रपति, राज्यपाल और लोकसभा अध्यक्ष दे करके नहीं, चौथे का क्या कर देगा और कोई डाल देगा, जैसे प्रधानमंत्री डाल दिया और युग्म बना के पूछ लिया। तो कौन कौन से हैं आपको अगर ये याद है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, सभापति, राज्यों का विधानमंडल के अध्यक्ष या सभापति और CAG, ठीक है। अगर ये आपको याद है तो क्या कर सकते हैं, आप इस आंसर को सही करके आ सकते हैं, ठीक है। फिर भी आपको याद रखना है कि भारत का जो प्रथम नागरिक है उसका इसमें क्या है, वेतन भत्तों का उल्लेख है। बात करें राज्यों का प्रथम नागरिक कह सकते हैं इसको हम, लेकिन वो ऐसा संविधान में नहीं लिखा हुआ है। तो सब भारतीय राज्यपाल है, राज्यों का क्या है, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का न्यायाधीश है, लोकसभा के अध्यक्ष है, सभापति है, राज्यसभा का सभापति, राज्यों का विधानमंडल के अध्यक्ष और CAG, ठीक है। अब बात करते हैं 3 कि हमने क्या किया, एक भारतीय संघ बनाया और भारतीय संघ के उसके राज्य क्षेत्र बनाए। उसके बाद हमने क्या किया, इनके जो मेट थे, मुखिया थे, जैसे राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, उनका क्या कर दिया हमने, वेतन भत्ते का निर्धारण भी कर दिया। अब बात करते हैं कि वेतन भत्तों का निर्धारण तो कर दिया, भाई संघ को चलाने के लिए कुछ ना कुछ व्यक्तियों की जरूरत होगी, और जब व्यक्ति चुनकर आएंगे तो वो अपने कार्य की क्या लेंगे, शपथ लेंगे। तो तीसरे में क्या आ गया आपका, शपथ, ठीक है। अब भाई शपथ कौन कौन लेगा, किस किस की शपथ का उल्लेख है। तो देखिए, शपथ की बात करूं तो मैं, तो देखिए सबसे पहले आता है कि भारत सरकार के जो मंत्री होंगे, भारत सरकार के मंत्री, ठीक है। तो भारत सरकार के जो मंत्री होगा, चाहे वो कैबिनेट हो, राज्य हो या उप मंत्री हो, इनकी क्या है, भारत सरकार का जो मंत्री होगा उसकी क्या होगी, शपथ होगी। इसकी शपथ का क्या इसमें उल्लेख है इस अनुसूची 3 में। अब बात करते हैं, भारत के बाद आते हैं हम राज्यों पर, कि राज्यों में क्या होगा, कि राज्यों के जो मंत्री होंगे, राज्य सरकारों के मंत्री, यानी राज्य सरकारों के मंत्रियों की भी शपथ का क्या इसमें उल्लेख है। दूसरी बात करते हैं कि भारत का जो विधायिका है, यानी संसद, जो संसद के जो सदस्य हैं उनकी शपथ का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो देखिए, मैंने बताया था विधानमंडलों की जब वेतन भत्ते हैं तो विधानमंडलों के जो सदस्य हैं, विधानमंडलों के जो सदस्य हैं उनकी भी शपथ है इसमें। और मैंने बताया था कि भारत की सर्वोच्च कमेटी है CAG, उसके सदस्य की शपथ का उल्लेख यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन
मैं ये कहता हूं कि भारत इस अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य की बात करूं तो राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल, इन तीनों की शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं पर भी इन अनुसूचियों में नहीं दिया गया है। ठीक है, अब चौथी बात पे आते हैं। चार यानी बेकार। अब बेकार कौन है इसमें, तो देखिए चौथी अनुसूची में किसका उल्लेख दे रखा है, वो दे रखा है आपके राज्यसभा का, राज्यसभा का। ठीक है, तो अनुसूची 4 में राज्यसभा का उल्लेख दे रखा है। ये राज्यसभा में जो राज्यों का जो प्रतिनिधि होगा, राज्यों का प्रतिनिधित्व। तो देखिए पहले ही क्या किया गया था भारतीय संविधान को बनाने में, कि भारत के संविधान में बनाने में यह बात लिखी है, भारतीय संविधान में बात लिखी है कि जो राज्यसभा में जो सदस्य चुन करके जाएंगे वो सदस्य राज्यों से जाएंगे, और राज्यों से जाएंगे कि किस राज्य से कितने जाएंगे उस सब का उल्लेख किसमें है, अनुसूची 4 में है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुसूची 5 की। तो देखिए एससी और एसटी, एससी एसटी अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के जो क्षेत्र हैं, यानी अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, जनजाति के क्षेत्रों का क्या है इसमें प्रशासन है। ठीक है, अनुसूची 6, अनुसूची 6 की बात करते हैं कि इसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन चारों राज्यों को विशेष, इन चारों राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। इसमें क्या है, इसमें विशेष प्रावधान। अनुसूची 7, अनुसूची 7 में क्या है कि देखिए केंद्र सरकार जो है वे राज्यों की जो सरकार है, राज्य सरकारें, उनका क्या है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच का संबंध इसमें वर्णित है। ठीक है, अनुसूची 8, अनुसूची जो 8 है, इस अनुसूची 8 में है भारतीय संविधान में जो भाषाएं हैं, इसमें भाषाओं का उल्लेख मिलता है, भाषाओं का उल्लेख मिलता है। तो देखिए आपको बात करूं कि भारतीय संविधान में यानी मूल भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को बताया गया है, यानी कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो उस समय उल्लेख था 14 भाषाओं का। जो 8 जो भाषाएं ये क्या है, बाद में संविधान संशोधनों के द्वारा जोड़ी गई हैं। ठीक है, संविधान संशोधनों के द्वारा ये भाषाएं जोड़ी गई हैं। 9वीं बात करूं तो देखिए 9वीं जो अनुसूची है ये भूमि सुधार से संबंधित है। किससे है, भूमि सुधार, यह भूमि सुधारों का उल्लेख इसमें मिलता है, भूमि सुधार का उल्लेख इसमें मिलता है। तो ठीक है, जो देखिए भारत का जो संविधान लागू हुआ था 1950 में, तो 1950 में के बाद 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, और इस प्रथम संविधान संशोधन में भूमि सुधारों को लेकर के नहीं एक अनुसूची जोड़ी गई, उनके लिए कानून बना गया, संविधान में इनको क्या दिया गया था, स्थान दिया गया था भूमि सुधारों को। अब देखिए क्या था कि प्रारंभ में ये जो अनुसूची थी ये भारतीय संविधान में नहीं थी। तो देखिए जब ये भारतीय संविधान लागू हो गया था तो बात आती है 1951 की। तो 1951 में सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या कर दिया गया था, सॉरी इस भूमि सुधार को क्या किया गया था, भूमि सुधारों के लिए संविधान संशोधन किया गया था 1951 में। तो देखिए इस अनुसूची में 1951 में क्या किया गया था, जब संविधान संशोधन किया गया था तो इस अनुसूची को जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें क्या थे, भूमि सुधार थे। अब देखिए इसमें जो प्रारंभ में जो सूची में जो विषय थे वो थे 13। ठीक है,
तो भारत सरकार ने क्या किया, उस समय की जो सरकार थी उन्होंने क्या किया कि इन विषयों को बढ़ा करके नहीं 284 कर दिया। अब ये 284 जो विषय थे यानी कि भूमि सुधार से संबंधित जो कानून था, यह कानून न्यायालय में वाद योग्य नहीं था। ठीक है, तो देखिए बात आती है कि ये बढ़ बढ़कर कितने हो गए, 284 हो गए। तो देखिए एक फैसला आया था, वो आया था 24, उस फैसले की डेट है यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, उसकी डेट है 24 अप्रैल 1973 में। ठीक है, तो 24 अप्रैल 1973 में भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया कि भूमि सुधारों पर क्या है, न्यायालय में वाद किया जा सकता है, यानी कि न्यायालयों में केस दर्ज कराया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज कराया जाता है। लेकिन किस शर्त पे कि भारत का जो संविधान है, भारत के मूल संविधान में या भारत के आधारभूत संरचना पर कोई सवाल अगर उत्पन्न होता है, किसी के मूल अधिकारों का हनन होता है, तो उस कारण हम क्या कर सकते हैं कि इस भूमि सुधार संबंधी कानूनों का सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, केस दाखिल कर सकते हैं। ठीक है, तो भूमि सुधार कब जोड़े गए थे, 1951 में जोड़े गए थे। अब नेक्स्ट अगर बात करें हम अनुसूची 10, 11 और 12, ये 3 अनुसूचियां और रह गई हैं। तो देखिए अनुसूची 10 की अगर बात करूं तो देखिए अनुसूची 10 में क्या था, दल बदल, दल बदल। तो दल बदल से संबंधित यह अनुसूची जोड़ी गई। तो देखिए क्या करते थे कि नेता लोग कि भाई हमको ये पार्टी पसंद नहीं आई, तो क्या करते थे, ये पार्टी को चेंज कर लेते थे। अब दल बदल कब लागू हुआ था, ये हुआ था 52वां संविधान संशोधन। अब 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1985 को। 1985 में एक क्या किया गया था, भारतीय सरकार के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि किससे संबंधित थी, दल बदल से संबंधित थी। अब देखिए 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया, ग्रामीण स्वशासन, और 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था शहरी स्वशासन, या कह सकते हैं ग्रामीण, पहले कह सकते हैं ग्रामीण स्वशासन, शहरी या नगरीय स्वशासन। अब देखिए ग्रामीण स्वशासन को जोड़ा गया था, वो जोड़ा गया था, एक संविधान संशोधन किया गया था, वो किया गया था 73वां संविधान संशोधन। और 73वां जो संविधान संशोधन हुआ है वो हुआ है 1992 में। तो 1992 के संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन में से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, वो किससे संबंधित थी, ग्रामीण स्वशासन से ही संबंधित थी। इसके बाद एक संविधान संशोधन हुआ था, 74वां संविधान संशोधन, और इस 74वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया था, नगरीय व शहरी स्वशासन जोड़ा गया था। ठीक है, अब देखिए 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था, उसके द्वारा यह अनुसूची ये जोड़ी गई, शहरी स्वशासन जोड़ा गया। लेकिन ये जो लागू हुआ था, लागू की बात करें तो लागू हुआ था आपका 1 जून 1993 में। ठीक है, तो लागू कब हुआ था, 1 जून 1993 में हुआ था। बाकी नेक्स्ट क्लास में।